चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया था कोई भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड हम लोग सीखे थे कि जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, जितना कॉमन पॉइंट्स होता है उसका कोऑर्डिनेट ही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बिना ग्राफ बनाए हम अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो इसका तीन तरीका है, तीन मेथड्स है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम लोग एक्सरसाइज 3.3 इससे सॉल्व करेंगे। फिर एलिमिनेशन मेथड 3.4 में, इससे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा एक्सरसाइज 3.5 में है। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन हम लोग को गिवन है। ठीक है, क्या है, पहला x + 2y = 5, 3x + 2y = -7 है ना। तो क्या करना है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल in terms of other variable। अदर वेरिएबल समझ में आया, नहीं समझ में आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। वन वेरिएबल सपोज x, अदर वेरिएबल सपोज y, दो वेरिएबल होता है ना। क्या करना है हम लोग को, x का वैल्यू निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x = यहाँ पे क्या होगा, y के टर्म में, या फिर आप y भी निकाल सकते हैं, y = यहाँ पे x के टर्म में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। बस इतना समझो कि हम लोग को बस फर्स्ट स्टेप में x = निकाल लेना है कि कितना होगा, और y का वैल्यू निकाल लेना है कि कितना होगा, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे पहला कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, या तो पहला या फिर दूसरा, कोई भी ले सकते हैं। हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं x + 2y = 5। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं। क्या आ जाएगा, 5 - 2y, ये क्या आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया y के टर्म में। समझ में आया, क्या किए, कोई भी एक इक्वेशन यहां से ले लिए और एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में। यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल लिए y के टर्म में। ठीक है, तो x = 5 - 2y आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, जिसका हम लोग निकाले वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें कौन सा इक्वेशन लिए थे, फर्स्ट इक्वेशन लिए थे ना। तब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में, है ना। सेकंड इक्वेशन अगर लिए होते तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ ले चुके थे, तो हम लोग इसको कहाँ, x का वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वहां पे है 3x + 2y = 7 है। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, उसके बदले में हमको x के बदले में ये वैल्यू, उसका वैल्यू रख देंगे। क्या आ जाएगा, 3 × 5 - 2y। x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, + 2y = 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 = 15 - 3 × 2 = 6y + 2y = 7। ठीक है, अब देखो 15 उधर ले जाते हैं, -6y + 2y कितना आएगा, -6y + 2y -4y होता है। एंड 7, 15 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 7 - 15। ठीक है, -4y, 7 - 15 कितना हुआ, -8। सो y = -8/-4, कैंसिल होके क्या आएगा, 2। तो हमारा y का वैल्यू फाइंड हो गया, y का वैल्यू क्या आ गया, 2। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में y का वैल्यू तो पता चल गया, अब हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। जो y का वैल्यू आया, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 3 क्या करेंगे, y का वैल्यू आ गया तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x = कितना है, x = है 5 - 2y, तो x = 5 ये हो गया हमारा स्टेप 3। 5 - 2 इंटू y का वैल्यू आया 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए। सो x = 5 - 4 = 1, तो हमारा x आ गया
1। तो हमारा सॉल्व हो गया इक्वेशन, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। समझ में आया? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप में हम कोई भी एक इक्वेशन लिए और उसमें से x का वैल्यू फाइंड कर लिए। x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 5, 2y उधर चला गया तो -2y हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा थर्ड इक्वेशन का ना x इक्वल टू 5 - 2y। x का वैल्यू पता चला, उसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 3x + 2y = 7 है। तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × x का वैल्यू 5 - 2y + 2y = 7 हो गया। सॉल्व किए यहाँ पे तो हमारा y का वैल्यू 2 आ गया। ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या किए, जो y का वैल्यू आया उस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिए, तो हमारा x का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। तो x = 1 और y = 2 इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज देख लो। अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। इसका वैल्यू आया x = 1, y = 2। तो इससे हमको क्या समझ में आया, 1 और 2 इसका सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसका लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। क्यों होगा इंटरसेक्टिंग, क्योंकि हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, सिर्फ 1 सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन आया। इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन किसका होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आया है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। और एक चीज क्या बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट होगा, है ना। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है। सॉल्व करने पहले बोल दिया, फिर पूछेगा कि बताओ कि अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। तो क्योंकि हम लोग का यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन आया है, क्योंकि, है ना, तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग होगा। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। ये समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन कोई भी ले लिए, 2x + 3y = 9 ले लिए। फिर हम क्या करेंगे, x या फिर y का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। 2x = क्या हो जाएगा, 9 - 3y हो जाएगा। सो x = क्या आ जाएगा, 9 - 3y/2, है ना। x = क्या आ जाएगा, 9 - 3y/2। फिर सब्स्टिट्यूटिंग, इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए, इक्वेशन 2 ले लिए। सब्स्टिट्यूटिंग x = 9 - 3y/2, x का जो वैल्यू आया, सब्स्टिट्यूटिंग x = 9 - 3y/2 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिए थे तो हम किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन हमारा 4x है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे, 9 - 3y/2 हो जाएगा। फिर है हमारा प्लस 6y = 18, ये 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे अब, 2 9 = 18, 2 3 6y + 6y = 18। ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। 18 = 18। देखो यहाँ से हमारा y का वैल्यू फाइंड नहीं हुआ, y का वैल्यू फाइंड है ना हुआ, कैंसिल हो गया। जो वेरिएबल वाला पार्ट था वो कैंसिल हो गया पूरा। पिछले बार में क्या हुआ था, हमारा यहाँ से y का वैल्यू फाइंड हो जा रहा था, एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे y वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो हमारा क्या है, 18 = 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से हम इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। अगर इस तरह का आपका आ गया, जैसे 4 = 4, 5 = 5, है ना, ये तो है हमारा ट्रू स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के सारे वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, है ना। यानी कि अगर ऐसा केस आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम लोग इतना ही लिख करके छोड़ देंगे इसको, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 18 = 18, 5 = 5, 4 = 4 इस तरह का आपका स्टेटमेंट आ गया तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ, 18 = 18 होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इसको हम अलजेब्रिकली मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना करके आपको छोड़ देना है। समझ में आया। अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं। इसमें क्या था, इसमें एक सॉल्यूशन आ गया था तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन था। इसमें हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है लेकिन ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, 18 = 18 ट्रू है। ठीक है, ये LHS और RHS इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन किसका होता है, कोइंसिडेंट का होता है ना,
इससे हमको पता चल जाता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट बनेगा, और कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब क्या, वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये सारा चीज आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, माइंड में कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या आता है सॉल्यूशन। यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये प्लस 4 हो गया एंड माइनस 2y, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन थर्ड हो गया। सपोज क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, इसका मेथड का नाम इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्योंकि हम लोग एक वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 4 माइनस 2y इन इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4 माइनस 2y, एक्स का वैल्यू हो गया, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा 2 4 8 माइनस 2 2 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये 4y कैंसिल हो गया, फिर क्या है हमारा 8 माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ सकता है 8 इक्वल टू 12, ये आ रहा है ना। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्या 8 इक्वल टू 12 होता है, नहीं होता है ना। 8 इक्वल टू 12 ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट कब आता है, किस केस में आता है, ये तब आता है जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ये दो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। कोई सॉल्यूशन कब नहीं निकलता है, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, मतलब ये क्या है पैरेलल होगा, दोनों का लाइन पैरेलल लाइंस होगा, और ये इनकंसिस्टेंट है। जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया तीनों केस। पहला केस में हमारा क्या आया था, एक सॉल्यूशन आया था, एक सॉल्यूशन आया मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है, ऐसा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, सेकंड में क्या आया, ट्रू स्टेटमेंट आया था, ट्रू स्टेटमेंट आएगा, ट्रू स्टेटमेंट आया, इससे हम लोग क्या समझ जाएंगे कि उसका इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन किसका होता है, कोइंसिडेंट का, कोइंसिडेंट का, और ये क्या होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये सेकंड से पता चला। थर्ड में क्या पता चला, इसमें हमारा फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट किसका आएगा, जब नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन किसका होता है, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का, और ये क्या होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये तीन चीज हमें इससे पता चला। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस इतना ही है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करना है, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है जो कि हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।